हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ITR 4 को इनकम टैक्स पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझने वाले हैं कि कैसे आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप्स पूछ रहा है, HUF है, अदर्स है, इंडिविजुअल है। आप जिसमें भी आते हैं आपको सिलेक्शन कर लेना। हम इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, ITR 4, प्रोसीड विद ITR 4, देन आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एजेंशन लिमिट, ये आपको क्लिक करना है और यदि आपका कुछ नहीं है तो आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके पे आपको क्लिक करना है। देन आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना है और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको फिलअप करनी है। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आप बिजनेस भी करते हैं साथ में, तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन आपको 139(1) ही रहने देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का। तो बाय डिफॉल्ट ये ITR आपकी न्यू रेजिम में ही रहती है, लेकिन आपको यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करना है तो आपको फॉर्म 10(I)(E) पहले सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, पहला जो ऑप्शन ये है कि लास्ट ईयर आपने ITR 4 फाइल किया था और आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में गए थे और आपने फॉर्म 10(I)(O) को ड्यू डेट के पहले फाइल किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और लास्ट ईयर की जो फॉर्म 10(I)E की डेट थी वो आपको यहाँ पे इंटर करनी है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इंटर करना है। अब इस करेंट असेसमेंट ईयर में आपको क्या एक्शन लेना है, तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि क्या आप करेंट असेसमेंट ईयर में भी चाहते हैं कि आपकी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल हो। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी ITR जो होगी वो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर पाएंगे। आपको फिर से यहाँ पे फॉर्म 10(I)(A) सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि आपने नो सेलेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप फिर से क्या कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम से आप न्यू टैक्स रेजिम में आना चाहते हैं। तो इसलिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपको फॉर्म 10(I)(A) फिर से सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन आपने यदि नो पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए डेट ऑफ फाइलिंग मांग रहा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर मांग रहा है। बाद यहाँ पे आता है सेकेंड ऑप्शन नो का। आपने लास्ट ईयर अपनी फॉर्म 10(I)(O) को सबमिट तो किया था लेकिन ड्यू डेट के बाद सबमिट किया था और लास्ट ईयर जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई 2024। उस केस में आपका ये जो फॉर्म 10(I)(A) है वो न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करने के लिए वैलिड नहीं है। मतलब कि आप अपनी ITR को लास्ट ईयर भी न्यू टैक्स रेजिम में फाइल किए थे और इस साल भी आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया तो अब आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा कि आप करंट असेसमेंट ईयर में आपका क्या डिसीजन है, क्या आप न्यू टैक्स रेजिम में ही भरना चाहते हैं या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में भरना चाहते हैं। तो अगेन मैंने फिर से आपको बताया कि यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो मतलब आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना फॉर्म 10(I)(A) सबमिट करना, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में दोस्तों ITR 4 को फाइल करना सीख रहे हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे। यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव SSC केस में आपको यहाँ पे नो रखना है और इस केस में भी आपको नो रखना है। बैंक की डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 से आपके ऑल ओवर इंडिया में जो भी बैंक अकाउंट है जो आपके पैन नंबर से लिंक्ड है, तो यहाँ पे मेक श्योर करें कि सारा आपका बैंक अकाउंट एडेड हो और एक अकाउंट आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए और नॉमिनेटेड फॉर रिफंड पे आपका ये चेक होना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की ये आती है शेड्यूल्स। इसमें देखिए बिजनेस एंड प्रोफेशंस की इनकम आपको रिपोर्ट करनी है। तो ऐसे लोग जो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हो या प्रोफेशनल्स हो, तो वो अपनी इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली एडिट पे जाना है और उसके बाद प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 44AD, यदि आपकी बिजनेस की इनकम है तो आपको 44AD में रिपोर्ट करना है। यहाँ पे शो डिटेल्स पे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इनकम की डिटेल्स ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो है 2 करोड़ का और 3 करोड़ का टर्नओवर। यदि आप 95% या उससे ज़्यादा का आपने पेमेंट या रिसीट किया हुआ बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो फिर आप 3 करोड़ तक का इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपका कैश में भी ट्रांजेक्शन्स होता है और बैंक के थ्रू भी होता है तो आपको 2 करोड़ तक की लिमिट यहाँ पे मिलती है। तो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू
आपका कितना टर्नओवर हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में कितना है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और आपने कैश में कितना बिजनेस किया कैश का अमाउंट इंटर करना है। एनी अदर मोड में आपका कुछ है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो इनकम डिक्लेयर करनी है सेक्शन 44 AD में, तो देखिए आप जब बैंकिंग चैनल के थ्रू जो यहाँ पे टर्नओवर अपनी रिपोर्ट करेंगे उसका ये 6% क्या करता है यहाँ इनकम कैलकुलेट कर देता है, और कैश के लिए 8% यहाँ पे कैलकुलेट कर देता है। तो आप 6% और 8% तक अपनी यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो ये आपका एक्सेप्टेड है। लेकिन यदि आप 6% 8% के नीचे जाते हैं तो फिर आपको मैंडेटरी यहाँ पे ऑडिट कराना पड़ेगा। इसी तरीके से आप प्रोफेशनल्स हैं तो आप अपनी यहाँ पे ग्रॉस रिसीट्स रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें 50% आपकी इनकम जो है काउंट की जाती है। यहाँ पे जो भी आप रिसीट्स मेंशन करेंगे कैश मोड में या डिजिटल मोड में तो 50% आपकी इनकम मानी जाती है। यदि आप 50% के नीचे करते हैं तो उस केस में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट मैंडेटरीली जो है करानी पड़ेगी। लेकिन आपको यहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल्स भी जानी है तो ऐड अनदर पे जाएंगे। यहाँ पे आपको नेम ऑफ बिजनेस डालना है। यदि आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं और आपके नाम से पैन नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अपना नाम भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, और इसका बिजनेस का कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी बिजनेस आप करते हैं इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके बिजनेस का कोई नाम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि आप कौन से बिजनेस में डील करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है और यहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आपकी आ जाती है। इसके बाद आप सैलरी के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सैलरी की डिटेल्स यहाँ पे इंटर करनी है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में एक न्यू टैक्स रिजिम में आप फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो रेंटल इनकम है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है, और जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड आपका है तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी तो यहाँ पे एडिट पे जा करके अपनी इनकम को आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। बात दोस्तों यहाँ पर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाती है। तो यहाँ पर आपकी ये जितनी भी इनकम है ये आपकी प्री फिल्ड होकर के आती है AIS और TIS से। तो आप AIS और TIS अपना जरूर चेक कर लें, इस इनकम को आप वेरीफाई कर लें, और 26AS को भी आप चेक कर लें यदि आपका TDS वगैरह कटा है, जिससे कि आपके ITR में जो डाटा प्री फिल्ड होकर के आ रहा है वो आपके फॉर्म 16 से मैच कर सके, AIS TIS और 26AS से मैच कर सके। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यदि आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो उसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पे देना है। अब देखिए नॉर्मली जो 44 AD या 44 ADA की इनकम आप रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस की कुछ फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स भी देने होते हैं, जैसे सन्डी क्रेडिटर्स की अमाउंट हो गया, इसके बाद इन्वेंट्रीज हो गया, सन्डी डेटर हो गया, बैंक में कितना बैलेंस था 31 मार्च को, कैश इन हैंड क्या है, ये आपको यहाँ पे अपडेट करना होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाकर के अमाउंट को आप अपडेट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको GST का भी ध्यान रखना है। यदि आप GST रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप वहाँ पे जो टर्नओवर रिपोर्ट कर रहे हैं मेक श्योर करें कि आपका टर्नओवर यहाँ भी रिपोर्ट होना चाहिए। दोनों ही टर्नओवर एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऐड अनदर पे जाकर के आप क्या करेंगे, अपना GST नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको टोटल आपने सेल कितना किया 24-25 में वो आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ITR 4 में गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम को भी यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे दोस्तों LTCG सेक्शन 112A में आपको टोटल सेल वैल्यू इंटर करनी है, इसका कॉस्ट कितना था, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक का आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर यदि जाएगा तो फिर आप ITR 4 में उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल डिडक्शंस आ जाता है। तो न्यू टैक्स रेजिम में बेसिकली आपको 3 से 4 डिडक्शन ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आप 80/62 का ले सकते हैं, 80/CCH का ले सकते हैं डिडक्शन। सिंपली आपको एडिट पे जाना है, उसके बाद अमाउंट इंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। टैक्स पेड वाला सेक्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपकी सैलरी पे TDS कटी है तो इसको आपको फॉर्म 16 से वेरीफाई करना है और 26AS से भी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद अदर देन सैलरी के केस में TDS कटा है तो आपको ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर आपको फॉर्म 16A से और दोस्तों 26A से आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपने यदि कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स पे किया होगा तो वो आपकी अमाउंट यहाँ पे अपडेट हो जाती है। इसके आपको कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। देन आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, कॉम्प्यूटेशन वगैरह आ जाता है, और यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना है कि आपका कितना टोटल टैक्स बन रहा है। देन आपको कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आप यहाँ पे लास्ट में चले आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी
यदि इनकम पे टोटल टैक्स बना है तो वो आपका यहाँ पे दिखेगा, और कितना आपने टैक्स पहले से पे किया हो, यानी कि टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, और इसके बाद बैलेंस आपका कितना है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है और टैक्स आपने ज़्यादा पे कर दिया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आपका यदि ये कम आ रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पे टैक्स पे का ऑप्शन आता है, पे नाउ का, और आपको पहले टैक्स पे करना, उसके बाद आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों इस बॉक्स को आपको चेक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस इंटर करना, सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यदि आपके आईटीआर में कोई भी गलती नहीं है दोस्तों तो वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा, यदि कोई एरर होगा तो आपको एरर भी दिखा देगा। यहाँ पे टेबल रहेगी, उस पर क्लिक करेंगे, आप अपने एरर्स को वहाँ पे जाकर करेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे सेलेक्ट करना है और आप इस आईटीआर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें। इसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको आधार ओटीपी का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, आप इसको सेलेक्ट करें। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आई एग्री आधार डिटेल्स, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी इंटर करिए और अपनी आईटीआर को आप सबमिट कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।